नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पर। आज एडलवाइज का शेयर लगभग 15% के आसपास गिरा हुआ है। तो वो क्यों गिरा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के चार्ट पर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ऐसे एक्शन क्या मार्केट में, ये गिरा क्यों स्टॉक, और ऐसा क्या एक्शन हो रहा है आरबीआई के द्वारा जो गिर रहा है। तो आरबीआई ने पहले भी एनबीएफसी जो थी, कई एनबीएफसीज पर एक्शन लिए थे। उनमें मेन कौन है? पेटीएम, जो आज तक नहीं उठ पाया है। फिर उन्होंने लिया बजाज फाइनेंशियल पर, फिर एक जेएम फाइनेंशियल भी कुछ थी, उस पर भी लिया, और अभी लेटेस्ट लिया कोटक बैंक पर। तो इन कंपनियों पर, इन एनबीएफसीज पर जब उन्होंने एक्शन लिया तो ये गिरे। बजाज भी 8,000, 8,1500 से सीधा गिरकर अभी 6,500 के आसपास है। कोटक भी अपने लो के आसपास है। जेएम फाइनेंशियल का भी भट्टा बैठ ही चुका है लगभग। पेटीएम तो तब से उठ ही नहीं पाया। लेकिन जो शेयर थोड़े से ठीक हैं, जैसे बजाज है, कोटक है, इनमें आशा है लोगों को। पेटीएम में भले ही नहीं है, जेएम फाइनेंशियल भी उठने की तैयारी में लग गया है। और इसके साथ साथ में एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस भी जो है वो कुछ बुरी कंपनी नहीं है। इसमें आदमी काम करता है तो उसको थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है काम में। एक हम ताजमहल बना रहे हैं तो ताजमहल बनाने में भी कई बार ऐसा हो सकता है, हमें सफ़ेद पत्थर लगाना था, थोड़ा पीला पत्थर लग गया, थोड़ा ग्रेइश सा लग गया, तो हो जाता है। जो आदमी काम करेगा, गिरेंगे वही। जो एक शेर था ना, वो शेर भूल गया हूँ उसका क्या था, कि गिरते हैं वही जो सफ़र करते हैं घोड़े पर, जो पैदल चलते हैं वो क्या गिरेंगे, ऐसा कुछ था। मैं भूल गया हूँ वीडियो बनाते बनाते। आप लोग कहेंगे शेर सुनाने लग गया आदमी, लेकिन खुद को शेर पता ही नहीं है। चलिए ये बात तो हुई फालतू की। अब हम आते हैं स्क्रीन पर। ये स्क्रीन 68.70 रुपये एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक, जो थोड़ी देर पहले 17% डाउन था। अभी टाइम हो रहा है 12:30। सुबह जब शेयर ओपन हुआ -17% पर था, और अभी यह -11 पर आ गया है। यहाँ पर देखिए आप, 11 बजे के आसपास बिल्कुल डाउन था जब रिपोर्ट आई होगी आरबीआई की, उसके बाद फिर से कवर कर गया। तो हमने जो अभी बात करी, कुछ कंपनी जो ठीक होंगी, एक बार झटका ज़रूर लगेगा। इन्वेस्टर डरता है, सेंटिमेंट ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि इसका हाल भी वही पेटीएम, जेएम फाइनेंशियल जैसा होने वाला है, कोटक जैसा। कोटक का कोई हाल बुरा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस आदमी ने उस पर 2,000 रुपये पर लगाया पैसा, उसका पैसा अगर 1,600-1,700 रह गया है 2 साल 3 साल के बाद भी, तो वो कहाँ इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टर डरता है तो निकलता है तो शेयर के प्राइस गिरते हैं। लेकिन 7% ये रिकवर कर चुका है। तो हमने देखा कि रिकवर कर चुका। अभी आगे चलते हैं, इसको कुछ एडलवाइज के बारे में, कंपनी का कुछ वो फंडामेंटल जानने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता। आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे कि ये क्यों गिरा, आरबीआई का ऐसा क्या एक्शन था, सिर्फ उसी पर बात करेंगे। तो अभी तक अगर हम इसको देखें तो ये मनी कंट्रोल पर भी कह रहे हैं 100% बाय, और ये सब लोग इसी में ही चल रहे हैं कि बाय करो। 100% लोग कह रहे हैं होल्ड करो, बाय करो। इसका आप देखें 32% प्रमोटर, एफआईआई 28, मतलब ये लगभग 65% तो इन्होंने, प्रमोटर और एफआईआई ने पकड़ रखा है। 30% होल्डिंग प्रमोट इनकी है, पब्लिक की। तो पब्लिक की होल्डिंग जिसमें भी शेयर में ज़्यादा होगी, उसमें पब्लिक जल्दी डरेगी, और जैसे ही डरेगी डरते ही निकलेगी। और पब्लिक निकली, शेयर गिरा, एक बार फिर से उठ जाता है। रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, आरबीआई के एक्शन की बात करते हैं। आरबीआई ने क्या एक्शन लिया इस पर? आरबीआई ने एक्शन लिया, आज सुबह की जो न्यूज़ है 9:47 की, मार्केट ओपन हुआ 9:15 के बाद में आधे घंटे में न्यूज़ आ गई। आरबीआई का ऑफिस खुला हुआ, खुलते उन्होंने न्यूज़ दी, अखबारों ने छापी, छापते ही इन्वेस्टर को पता चला और वो सब ढीले हो गए। क्या न्यूज़ है? एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस शेयर टम्बल ओवर 17% इन अर्ली डील्स, हेयर्स वाई। ये
Shares of Edelweiss Financial Service tanked over 17% in early deals today after the Reserve Bank of India (RBI) on May 29 announced supervisory action against ECL Financial. RBI ने सुपरवाइजरी एक्शन इस पर लगाया है। तो वो क्यों लगाया है? टू सीज and desist with immediate effect from undertaking any structured transaction in respect of its wholesale exposure. ECL फाइनेंशियल लिमिटेड को कहा है कि वो तत्काल सीज करें, डिजिस्ट करें इमीडिएट इफेक्ट से फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स होलसेल एक्सपोजर। अपने होलसेल एक्सपोजर से सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन अंडरटेकिंग जो भी है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करें। अदर देन, इसके अलावा, रीपेमेंट एंड क्लोजर ऑफ अकाउंट इट्स नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस। सिर्फ आप क्या कर सकते हो? रीपेमेंट कर सकते हो और क्लोजर ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर सकते हो और रीपेमेंट कर सकते हो। इन दो चीज़ को छोड़कर आपको तत्काल प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट से अंडरटेकिंग एनी स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन, सभी स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन बंद कर देने। आरबीआई ने इतना सख्त एक्शन लिया, उसी का प्रभाव पड़ा। थोड़ी न्यूज़ आगे और पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, इन्होंने किस लिए लिया होगा। This was done by entering into a series of structured transactions for evergreen stressed exposure of ECL using the platform of EARCL and connected AIF, thereby circumventing applicable regulations, the RBI said. इन्होंने regulations का पालन नहीं किया। कब? अपने प्लेटफॉर्म पर। इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट, जो आरबीआई में लोग सिक्योरिटी रिसिप्ट डालते हैं उसकी वैल्यूएशन भी इनकरेक्ट थी। तो इतनी बड़ी कंपनी आरबीआई में कुछ सिक्योरिटी रिसिप्ट देगी तो क्या इनकरेक्ट वैल्यूएशन देगी क्या? ये तो सोचने की बात है। आरबीआई उठा के तत्काल कंपनी बंद करवा देगा, सुप्रीम कोर्ट बंद करवा देगा, तो नहीं होता है। तो कुछ मिस्टेक्स रही होंगी। जैसे ही एक अभी वायर की कंपनी थी, उसका नाम कुछ था, पी पर नाम था, उसमें 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया था। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन विदाउट टैक्स के पकड़ा गया था, विदाउट बिलिंग के। उस दिन वो सीधा 2 दिन के अंदर अंदर 50% गिरा शेयर। 5,500 का शेयर 3,000 रुपये पर आया। खरीदने की सलाह थी, आज वो शेयर 6,700 रुपये का है। वो शेयर क्या था वो आप लोग गैस कीजिएगा, हम कुछ अभी नहीं बताएंगे उस शेयर के बारे में। आज हम सिर्फ एडलवाइज के बारे में चर्चा करेंगे। तो एडलवाइज की न्यूज़ क्या थी वो हमने आपको बताई, इसमें करना क्या चाहिए वो हमने आपको बताया। जिसने भी 87, 90 इसके आसपास इसको ख़रीदा है उसके लिए एवरेज का बहुत अच्छा समय है, उसको एवरेज करना चाहिए। फ्रेश बायर्स को अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगाकर आना चाहिए। ये हुआ इस शेयर में क्या करना चाहिए। इस शेयर का एक हम थोड़ा सा फंडामेंटल हमने देख लिया, थोड़ा सा मामूली सा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। लाइन पर हम हैं ही, ये एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, यहाँ पर जा रहा, टच किया, ये प्राइस है 87, फिर से 87 को अभी 2 दिन पहले टच किया, टच करते ही प्रॉफिट बुकिंग आई और आज इसने ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे गया। अच्छा, ये कहाँ तक गया अगर हम इसको देखें तो ये सुबह सुबह यहाँ पर मिला था हमको, ये प्राइस 64 कुछ था, 62 था, 62 से अभी ये 68 आ गया। 60 रुपये का प्राइस अगर रिकवर कर गया है 6 रुपये तो बड़ी बात है। ये इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर अगर जाता है फिर से बाइंग बनती है। 62 रुपीज़ मान लेते हैं हम के आसपास है, लेकिन हम 62 मान लेते हैं, 50 पैसे 60 पैसों को भूल जाते हैं। ये एक बार पहले भी गिरा था, आप देखेंगे यहाँ पर कब गिरा था, ये रहा, यहाँ चल रहा था 67 पर चल रहा था और उसी समय आकर ये 67 से आकर यहाँ पे मिला हमको, ये रहा 33 पर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ डिमर्जर के लिए। इसमें एक कंपनी थी नुवामा शेयर का डिमर्जर हुआ, अलग से कंपनी निकली, उसी दिन डिमर्जर के कारण ये स्टॉक गिरा और इसने अपर सर्किट लगाते लगाते ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन में वही लगभग उसी जगह पर पहुंच गया। और कुछ समय बाद में तो ये आप देखिएगा, कुछ समय बाद तो वही अब डिमर्जर हुआ तो उसको भी तो मिला ना, हमें भी मिला। हमें मिला था 2800 रुपये का नुवामा मिला,
2800 का नुवामा मिला और ये शेयर आधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, नुवामा भी तो मिल गया। लेकिन उसके बाद में वापस ये 5-6 दिन के भीतर भीतर आधा इसने कवर कर लिया। तो नुवामा के 2800 रुपये का एक शेयर तो हमें पड़ा फ्री में, और ये जो कितने 69 से चला था और 30, तो यहाँ पर एवरेज भी करी थी, सब लोगों ने एवरेज करी, तो इसका एवरेज का प्राइस ये निकल के आया लगभग आधा। तो जब एवरेज का प्राइस ये निकल के आया और इसने 5 ही दिन में वापस अपने एवरेज प्राइस पे पहुंचा दिया। तो जब भी स्टॉक गिरे, अच्छा स्टॉक गिरे, एवरेज का टाइम होता है। जो लोग इस मार्केट से जुड़े हुए हैं इन्हें इस बारे में मालूम होगा, जो नए आए हैं वो इस शेयर को खरीद सकते हैं। कंपनी अच्छी है, म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, एनबीएफसी है, अच्छी कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। खरीदने की सलाह आप लोगों के लिए नहीं है, यह हमारा सिर्फ एक एनालिसिस था इस स्टॉक के बारे में, क्यों गिरा, न्यूज़ थी। फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। अगर आप पैसा लगाते हैं, आपका रिस्क होता है, तो रिस्क आपका, पैसा आपका, सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही लेना है। हमारी सलाह पर बिल्कुल नहीं लेना, ये हम क्लियर कर देते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ न्यूज़, करंट न्यूज़ आप तक पहुँचे और सही न्यूज़ पहुँचे, और आपका डर थोड़ा कम हो या आपको अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टिंग की, सिर्फ यही हमारा वीडियो बनाने का रीज़न है। तो सभी भाइयों को सादर नमस्कार, सादर राम राम। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको प्रणाम।